ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे जिनको हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह मिरर्स होते हैं, लेंसेज होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होती हैं, टेलीस्कोप होती है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वगैरह वगैरह। इनको हम यूज करना सीखेंगे कि इनकी क्या वर्किंग है, कैसे हम मैग्निफिकेशन इनसे ऑब्टेन करते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं, और रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की ये रिजॉल्विंग पावर या मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे हम, ये हम देखेंगे। और बिल्कुल एंड पे जाके ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो मैं बता दिया, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉस पे बेस करते हैं। और इसी ब्रांच को हम, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हैं, हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्योंकि रे डायग्राम जिसमें बनाते हैं, रे डायग्राम इमेज की और ऑब्जेक्ट की, उसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। एंगल ऑफ विजन किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तुम्हारी आई के ऊपर, आई बॉल पे जो एंगल बनता है उसका, उसे एंगल ऑफ विजन कहते हैं। डायग्राम सामने बनी है, यू कैन सी। जो जो हम ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं, एंगल ऑफ विजन बढ़ता जाता है, बॉडी का साइज बड़ा होता जाता है। दूर से देखते हैं, एंगल ऑफ विजन छोटा होता है, तो हमें वो चीज छोटी नजर आती है, सब पहाड़ है। दूर से देखोगे ऐसा लगेगा हाथ के दो उंगलियों के बीच में आ गया हो, करीब जाओगे तो बहुत बड़ा फील होगा। एंगल ऑफ विजन का फर्क पैदा हो जाता है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, वो कम से कम फासला जिसपे कोई चीज वाजे तौर पे नजर आती है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ये लिखा हुआ है। एज के साथ तब्दील होता है। 10,000 की एज है तो नियर पॉइंट भी कहते हैं इसको, ये लिखा हुआ है, ये भी एमसीक्यू में आता है। 10 सेंटीमीटर होता है। करते करते 40 साल की उम्र के आसपास ये 25 हो जाता है, बढ़ते बढ़ते। और 60 साल की उम्र से ऊपर 100 सेंटीमीटर। बड़े बूढ़े लोग जब भी देखते हैं चीजों को, तो दूर करके देखते हैं, इसी वजह से उनका नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। मसल्स में जरा सख्ती से आ जाती है, लचक कम हो जाती है, ठीक है ना, इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर, कि एक इमेज कितनी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, उसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू आई ओवर ओ। अब ये अगर इसका जवाब, यहाँ पे कुछ एमसीक्यू निकलते हैं इसमें से। अगर आपके पास m का आंसर 1 है, इसका मतलब है आई ओ बराबर है, इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर है। m का जवाब 1 से बड़ा है, इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, m का आंसर 1 से छोटा है, मतलब इमेज आपके पास जो बन रही है वो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। एक लेंस के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट रखती हैं तो इमेज ऑन द अदर साइड भी बन सकती है, ऑन द सेम साइड भी बन सकती है। इसके केसेस छोटी क्लासेस में थे, मैंने आगे इंक्लूड किए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्वेश्चन बन सकता था, इस वजह से वो आगे अभी आते हैं तो मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस के हवाले से भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन सकता है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं दोनों, एक साइज वाला भी और डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू ओवर पी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले सीखे, आई ओवर ओ या क्यू ओवर पी। एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, आई आई हम के ऊपर ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ये आई आ गई, इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। अल्फा या थीटा आई भी कहते हैं उसको, अल्फा या थीटा आई, ठीक है। ये एंगल हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं किसी लेंस के जरिए। समझ आ रही कि नहीं? ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, लेंस के जरिए देखेंगे तो ऑब्वियसली अब ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, इसकी इमेज नजर आएगी, तो ये एंगल कहलाएगा इमेज का एंगल। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का, सॉरी यहाँ पे ओ लिखें, आई नहीं लिखेंगे, और नीचे आई लिखेंगे, इमेज का एंगल, इसको बीटा कहते हैं। इस अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा की जो रेशियो है, इमेज का एंगल ओवर ऑब्जेक्ट का एंगल, उसको कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। वो अलग बात है, ये जो बीटा और अल्फा है वो जो क्यू और पी है आपस में इक्वली होते हैं, आगे जाकर हम देख लेंगे, ठीक है। ये है जी वो बता रहा था मैं भी आपको डायग्राम। और रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की कि हमें कितनी डिटेल रिवील करता है, जाहिर करता है, दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट की, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। यूं समझ लो कि जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज को बड़ा करना है, उसमें इमेज की क्लैरिटी नहीं है, बस इमेज बड़ी होनी चाहिए। जिस प्रॉपर्टी में क्लैरिटी ऑफ द इमेज आएगी, इमेज क्लियर नजर आएगी, साफ वाज़ेह, जिससे हम फोकस करते हैं अपने कैमरे को, मोबाइल के, उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जितना बेहतरीन रिजॉल्विंग पावर का कैमरा होगा,
उतनी ज्यादा आपके पास ये क्या नाम है इमेज की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इसका पहला फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1/अल्फा। अल्फा का अपना फॉर्मूला होता है मिनिमम का 1.22 लैम्डा ओवर डी, आर के साथ डी ओवर 1.22 लैम्डा याद करने हैं। अल्फा मिनिमम है क्या? वो कम से कम एंगल है जिस पर दो सोर्स डिस्टिंक्टली हमें नजर आएंगे एट सम डिस्टेंस। मिसाल यूं है कि आप सड़क पे खड़े हैं, हाईवे के ऊपर, सामने से कोई गाड़ी आ रही है। शुरू में गाड़ी की दोनों हेडलाइट एक ही होंगी, जूं जूं वो करीब आती जाएगी खास फासले पे एक हेडलाइट दो हो जाएंगी। बस वहां जो एंगल वो दो हेडलाइट आपकी आई पे बनाती है ना, वो अल्फा मिनिमम कहलाता है कि दो अलग अलग सोर्स जिस एंगल पे हमें अलग अलग नजर आए, उससे थोड़ा सा पीछे गाड़ी चली जाएगी, दोबारा से वो दोनों हेडलाइटें लगेगा एक ही हेडलाइट हो गई, मिक्स हो जाएंगी लाइट। तो वो एबिलिटी हमारी जिस एंगल से शुरू होती है ना, जहां से हम डिस्टिंक्टली दो अलग अलग सोर्सेज को पहचान जाते हैं कि दो सोर्सेज हैं, उसको अल्फा मिनिमम कहते हैं। ठीक है बेटा जी। बाकी ये फॉर्मूले, ग्रेटिंग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, और क्या नाम स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेटिंग का, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कैपिटल एन इंटू एम। कैपिटल एन आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, और एम आपके पास ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन को कहते हैं। ये याद करना फॉर्मूला जस्ट। ये आपका अल्फा के ऊपर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, ये आप देख लीजिएगा, आपने पहले भी देखा हुआ है फर्स्ट ईयर में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए चीजें आ गई हैं, ये अब आपने की सारी 9th-10th की चीजें आप पढ़ लीजिएगा इनको। इसमें लेंसेज का जिक्र है, डेफिनेशन, कन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस हैं, कैसे बनते हैं, स्फेरिकल बॉल है, उनको आपने इस तरह मिलाएं कि दरमियान का हिस्सा थिक और साइडों से थिन हो जाए तो वो कॉन्वेक्स होता है, दरमियान से थिन और साइडों से थिक हो जाए तो कॉनकेव हो जाता है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग कहलाता है, लाइट बीम को कन्वर्ज करता है, कॉनकेव डाइवर्ज करता है, एक्सेट्रा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ये सब डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपके पास आया ये पोजीशन है। अगर आप पोजीशन नंबर 1 पे, यानी कि पोजीशन 1 होता है बियॉन्ड 2f, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो याद रखेगा इमेज हमेशा f2f के दरमियान बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब आप ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसा आगे ला रहे हो पोजीशन 2 पर, तो इमेज 2 पे जैसे चली गई, यहाँ भी थोड़ा पीछे हट गई, इमेज इस तरफ मूव करेगी, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द लेंस, इमेज अवे फ्रॉम द लेंस, एंड सो ऑन। इसी तरह पोजीशन नंबर 3 पर आते हो 2f के ऊपर, तो इमेज यहाँ पे 2f पे और सेम साइज की हो गई, आप आगे आ गए f2f के दरमियान, तो इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, और 5वीं पोजीशन में देखो अच्छी खासी बड़ी इमेज हो गई है। और यही प्रॉपर्टी हम आगे यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। हम क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ ले आते हैं, एफ से थोड़ा सा परे, यहाँ ला के रखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो ऑन द अदर साइड में बड़ी बन जाती है, फिर उसके पीछे हम लगाते हैं आई पीस, वो उस इमेज को और बड़ा कर देता है। एनीवे वो तो आपने पढ़ा हुआ ही होगा, मैं ऐसे आपको बता दिया कि आपको पता लगना चाहिए मुख्तलिफ पोजीशन पे इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ये हो गया। पावर ऑफ लेंस आपको याद होनी चाहिए, ये रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, इसका यूनिट डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर को ऐड करते हैं, उसका ये फॉर्मूला फिर फोकल लेंथ इस तरह ऐड हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंसेज अगर कंबाइन कर दिए जाते हैं, अगर एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव होगा आपके पास, तो वो फिर माइनस हो, क्योंकि कॉनकेव का आपको पता है फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, तो उसमें ये माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एब्रेशन, एब्रेशन कहते हैं डिफेक्ट्स इन लेंस, दो तरह के होते हैं, क्रोमेटिक होता है और एक स्फेरिकल होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन जो होता है ये कलरफुल होता है, यानी कि आपका लेंस प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, जिसकी वजह से कलरफुल इमेजेस आती हैं। इसको खत्म करना होगा तो आपको एक कॉन्वेक्स के साथ एक ऐसा कॉनकेव लेना पड़ेगा लेंस जिसमें वही क्रोमेटिक एब्रेशन होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के एब्रेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है। इसी तरह जो स्फेरिकल एब्रेशन होता है उसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर सही नहीं होता, ऊपर की से जो एजिस से जो रेज आ रही हैं, एज से, किनारे से, वो कहीं और फोकस हो जाती हैं, मतलब जरा आगे फोकस, पीछे फोकस होती हैं, और जो सेंटर से आ रही होती हैं वो आगे जाके फोकस हो जाती हैं, तो फोकल पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, जिससे ब्लर्ड इमेज आता है। तो उसमें आप लेंस का सिर्फ दरमियानी सेंटर या तो यूज करते हो या एज वाला, ज्यादातर हम दरमियानी सेंटर यूज करते हैं। इसके बाद आपके पास इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ये डायग्राम बनी हुई है इधर, ये वाली,
तो इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बन जाती है। इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, ये वाला 1+d/f, दिस वन, ये दोनों। अगर इमेज आपकी नियर पॉइंट पे बनती है तो ये d/f बनेगा, इसमें q इज इक्वल टू d होगा। लेकिन इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन जाती है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, d/f ही बन जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। बाज बार न्यूमेरिकल में इन्फिनिटी का जिक्र कर देता है, बाज बार नियर पॉइंट पे करता है, तो देखना पड़ेगा नियर पॉइंट का सवाल है या इन्फिनिटी का सवाल है। एग्जाम्पल तो के तौर पे ये सामने एक न्यूमेरिकल आपकी बुक का ही है, एक न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। इसमें आपको मैग्निफिकेशन पूछी गई है तो वो आप मालूम कर सकते, मैग्निफिकेशन आपके पास गिवन है, फोकल लेंथ पूछी गई है, ठीक है, तो वो आप मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। इसी तरह नीचे भी एक न्यूमेरिकल है, उसको आप देख लेंगे। इसमें अलबत्ता एक चीज आप देख लेंगे कि इसमें जो उसका तीसरा पार्ट है ना, ये वाला जरा मैं बता दूं, इसमें इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकल पॉइंट पर। इमेज जब फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये अगर लेंस है और ऑब्जेक्ट को आप यहाँ एफ के ऊपर रखते हैं तो इस जगह, ठीक है जी, तो इसकी जो इमेज है ना वो इन्फिनिटी पे जाके बनती है। एक रे इधर जाती है, ये सीधी चली जाती है, दोनों इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो मिलेंगी, वैसे नहीं मिलती। इस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला लगेगा d/f वाला, ये वाला, और आंसर आ जाएगा 5। ये नोट कर लें, छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू हैं आपके, छोटे छोटे से, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे खुद भी। फिर इसके अंदर आ जाता है टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव जिस तरफ ऑब्जेक्ट का होता है, छोटा फोकल लेंथ होता है, छोटा फोकल लेंथ का डबल कन्वेक्स लेंस। आई पीस जो है वो आई की तरफ होता है, ये डबल फोकल, ये जरा बड़ा फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं मैं पीछे बता कर आया हूँ, फोकल पॉइंट से, ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट से थोड़ा सा पीछे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसके फोकल, ये इसका फोकल पॉइंट है, थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो इधर जो राइट साइड पे इमेज बनेगा ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ज्यादा लार्ज बनेगी। फिर आईपीस को लेकर आएंगे, ये आईपीस आ गया, ये आईपीस है आई के पास, ठीक है। फिर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे इमेज बना देगा। ये इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, थीटा ई और थीटा। एक थीटा ई इमेज का एंगल है, फाइनल इमेज का, और थीटा ऑब्जेक्ट का एंगल होता है। एनीवे इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये आखिरी फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस वन। एक शेप इसकी ये है, Q0/P0 1+T/Fe, ठीक है जी। और एक डेड फॉर्मूला ये वाला है, ये आप याद कर लेंगे। ये कोई बहुत पुराने जमाने की जो शुरू में टेलीस्कोप बनी थी ना 17वीं सेंचुरी में, ये वो है, उसकी शक्ल है। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर का ये फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हुए हैं। ये बताती है रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा बढ़ाते जाएंगे रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है। ये वजह हम ब्लू लाइट यूज करते हैं व्हाइट लाइट की जगह, क्योंकि ब्लू लाइट का लैम्डा आपके पास कम होता है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। लैम्डा कम होता है ब्लू लाइट का तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आप लोगों ने किए नहीं है, वरना एक प्याज के छिलके का प्रैक्टिकल कराया जाता है बच्चों को स्कूल लेवल पे, कि उसमें वो प्याज के छिलके को देखने के लिए नीले रंग की जो इंक होती है वो डाल देते हैं प्याज के ऊपर, उससे वो उसका जो सेल्स होते हैं बड़े वाजे किस्म के नजर आ जाते हैं। बहरहाल कोई सवाल है तो बता दें, यहाँ तक आगे आके बाद टेलीस्कोप का टॉपिक शुरू हो रहा है आपको। टेलीस्कोप ऐसी एक डिवाइस जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर देख लेते हैं। इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का होता है, आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, उल्टा होता है इसमें मामला। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इमेज इन्फिनिटी वे बनेगा, ठीक है जी। ये है जी वो, इसमें जो रे ऑफ लाइट आती हैं किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो पैरेलल बीम होती है, वो सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव पे फॉल करती हैं। ऑब्जेक्टिव इनका यहाँ एक इमेज बनाता है अपने फोकल पॉइंट के ऊपर। फिर हम सेट करते हैं अपने आई पीस को इस तरह से कि ये इमेज हमारा इस वक्त जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, क्योंकि ये पैरेलल बीम है, क्योंकि हमने आई पीस के फोकल पॉइंट को ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट से मिला दिया, ये वाला लाइन। इस वक्त जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है ना उसका फॉर्मूला आ गया FO+FE। अगर थोड़ा सा इसको हम आगे कर देना, हल्का सा ओवरलैप करा दें यहाँ पर, यहाँ ले आए, तो ये इमेज यहाँ कहीं बन जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पर। बहरहाल इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास ये आगे नजर आ ही जाएगा आपको, FO/FE के बराबर होता है, ऊपर ही लिख देता हूँ।
एफ ओ ओवर एफ ई। ये आपको दो फॉर्मूला यहाँ याद करने हैं और इन्हीं के न्यूमेरिकल आएंगे या कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे न्यूमेरिकल आएंगे, एमसीक्यू आएंगे इसके। ये एक दो न्यूमेरिकल है इसके यहाँ इंक्लूडेड है, यू कैन सी, यू हैव टू सॉल्व। इनकी बुनियाद पे आपके एमसीक्यूज होते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए आप स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारो तो वो 7 कलर का एक बैंड बनता है, या जब बारिश होती है तो सूरज की ऑपोजिट साइड पे हमें रेनबो नजर आती है। ये कलेक्शंस ऑफ वेवलेंथ, कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसका एनालिसिस के फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, इनकी वैल्यूज निकालना, ये सारा का सारा कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम एनालिसिस। और ये किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट्स होते हैं, कॉलीमेटर, टर्नटेबल, टेलीस्कोप। कॉलीमेटर कॉलीमेट करता है, पैरेलल बीम पैदा करता है। पैरेलल बीम पैदा करने के लिए जो आपका कॉलीमेटर की जो ट्यूब होती है ना, इधर उसके आपके इधर लेंस रखा जाता है और इस तरफ उसके रखा जाता है सोर्स, स्लिट होती है। बल्कि मैं इसको जरा मिटा के दुआ बना देता हूँ। यहाँ इसके स्लिट होती है ये, ठीक है जी। अब यहाँ सोर्स रखा जाता है तो यहाँ से रे, अब ये जो स्लिट होती है ना, ये फोकल पॉइंट के ऊपर होती है इस लेंस के। यहाँ से रे निकलती है, इस पे फॉल करती है, पड़ने बाद सीधा पैरेलल होती है। आगे ये टर्न टेबल के ऊपर कोई प्रिज्म रखा होता है या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखी होती है, इस पे लाइट पड़ती है, यहाँ से वो बेंड करती है और टेलीस्कोप उसको स्टडी करती है, उसके कलर्स को। ठीक है, ये डायग्राम आपको नीचे नजर आई गई जाएंगी, ये इसका काम है। बाकी इसके जरिए हम काम क्या क्या कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट गैलीलियो के बाद माइकलसन ने और मोले ने मिलके कैलकुलेट की थी। ठीक है जी, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला 16 FT का। ये इनका ऑपरेटर्स था। 8 साइडेड रोटेटरी मिरर था, उसको एक पहाड़ी पे सेट किया, सामने वाली पहाड़ी पे ये वाला मिरर सेट किया, ये सोर्स ऑफ लाइट और ये टेलीस्कोप। जब इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट को ऑन किया तो इस टेलीस्कोप से उसकी शक्ल नजर आ रही थी, सोर्स ऑफ लाइट की इमेज नजर आ रही थी। फिर इस मिरर को रोटेट करना शुरू किया, कैपिटल एम वाले को, ये बड़े वाले को, मोटर के जरिए। इमेज गायब हो गया। फिर खास वक्त के बाद दोबारा नजर आना शुरू किया। वो खास वक्त क्या था? वो खास वक्त वो टाइम था जिसमें ये जो आपके पास नजर आ रहा है, जो रोटेट करेगा, ये जो टू नजर आ रहा है, टू जितनी देर में वन की पोजिशन में जाता था, उतनी देर में लाइट ये डिस्टेंस कवर कर ले। ये दोनों की स्पीड जब सिंक्रोनाइज होती थी मोटर की और लाइट की डिस्टेंस कवर्ड की, तब वो आपको इमेज दोबारा नजर आना शुरू होता था। तो इस चीज को कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुटअप करके स्पीड ऑफ लाइट निकाली गई थी। इसकी ये वैल्यू है 3 × 10⁸। असल वैल्यू 2.99792 होती है। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर लास्ट में। ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप होता है रबड़ का, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक इंटरनल पोर्शन होता है, एक आउटर पोर्शन होता है। अंदर वाला जो आपके पास है कोर होता है, ऊपर वाला क्लैडिंग कहलाता है। कोर की डेंसिटी और होती है, ज्यादा होती है, क्लैडिंग की कम। असल में यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाई जाती है। लाइट जब इसमें एंटर होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ आएगी, टकराते हुए मुसलसल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जरिए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो तरीकों से लिया जाता है। एक तो इसका डायमीटर कम रखा जाता है, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 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 45 या 42 से ऊपर ही बनता है, 42 से ऊपर बनता है, जिसकी वजह से हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये रे ऑफ लाइट है, डेंसर मीडियम वाटर से आ रही है और ये एयर है, ये रे ऑफ लाइट आई, टकराई, कुछ हिस्सा इसका ये नॉर्मल आ गया, अगले हिस्से में जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थीटा आई है, ये थीटा आर है। आप थीटा आई को बढ़ाते जाओ, थीटा आर बढ़ता जाएगा, एक खास वक्त पे थीटा आर 90 डिग्री होगा, तो वो थीटा आई थीटा सी कहलाएगा, जिसका थीटा आर 90 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो कोई रे बाहर जाती है, सब वापस आ जाती हैं। तो ये था जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का बेसिक फिनोमेना। ये इसकी शक्ल है, कोर क्लैडिंग बना हुआ है। इसके अंदर जो आपको मजीद पढ़ने वाली बातें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसकी दो हिस्से हैं। अच्छा, दो किस्म की इसमें चलती हैं, एक में कोर क्लैडिंग अलग अलग होता है, एक में कोर ही से डेंसिटी ऐसा ऐसा ग्रेजुअली कम होती है, उसको बोलते हैं मल्टी मॉड ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर, और ये कहलाती है स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ पे, ये आपके पास स्नेयर्स लॉ है, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अगर इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा क्रिटिकल एंगल होगा, तो इससे आपका ये फॉर्मूला बन जाता है n2 ओवर n1। n2 जारी बात है एयर के लिए लेते हैं तो 1 लेते हैं हमेशा, गिलास के लिए उस मीडियम का होगा, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 ओवर साइन सी। हमारे पास वो फॉर्मूला आता है ना, आपने पहले भी न्यूमेरिक में कहीं पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, तो ये उसकी कैलकुलेशन है। फिर इसके अंदर आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल मॉड, मल्टी मॉड, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये अपने पढ़नी है। वो की उनको ऐसा चीज याद करना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके एंड पर जाकर आपके पास आता है सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसमें एमसीक्यूज आते हैं। जब आप सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो मैं अभी ऊपर टीका बता के आया हूँ, उसमें जो वेवलेंथ लेते हो 1.3 माइक्रोमीटर आप यूज करते हो। आमतौर पे विजिबल लाइट होती है ज्यादातर, या अल्ट्रावायलेट भी यूज हो सकती है ज्यादातर इसके अंदर। ज्यादा तेज आप चलाते हैं इसको, स्पीड तो सेम होती है। हर 30 किलोमीटर के बाद पुराने सिस्टम में लगे होते थे रिपीटर्स, जो सिग्नल कमजोर हो जाता था मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, उसको एनहांस करने के लिए। जदीद निज़ाम में ये 100 किलोमीटर के फासले पर होते हैं। ये भी एमसीक्यू है इसके। ठीक है। फोटो डायोड इस्तेमाल होता है इसमें ऑप्टिक फाइबर के आखिर में, लाइट सिग्नल को दोबारा करंट में पैदा करने के लिए। और एलईडी यूज होता है शुरू में, करंट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। लेजर लाइट भी यूज की जाती है। ये इसकी डायग्राम है। आखिर में लॉसेस हैं। पावर लॉस की दो वजूहत में होती हैं आमतौर पे, एक एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग है, और दूसरी डिस्पर्शन या स्प्रेडिंग है। डिस्पर्शन होता है मुख्तलिफ कलर्स में फैल जाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब हो जाना, स्कैटर फैल बिखर जाना। तो इनको कम करने के लिए आप आमतौर पर जारी बात है यूज करते हो मल्टीग्रेड इंडेक्स फाइबर, उसमें ये चीजें कम होती हैं। अच्छा, ये आपका सारा चैप्टर था। कोई सवाल है तो आप देख लें।